दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे काफी बार ये रिक्वेस्ट किया है कि मैं आपको एक वीडियो बना के दूं लैपटॉप कैसे बाय करें, उसका पूरा गाइड, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखना है और दुकान पे जाने के बाद आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स को चेक करना है, क्या उसका एक प्राइस रेंज हो सकता है और सारी डिटेल्स, ताकि आप बेवकूफ ना बन जाए और सस्ते के चक्कर में खराब लैपटॉप ना खरीद ले। खराब तो कुछ नहीं होता, लेकिन उसकी जो क्वालिटी होगी वो आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाएगी, या फिर जो रिक्वायरमेंट आप चाहते हो सकता है आपसे उसके ज्यादा पैसे ले लिए जाए। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही डीप में समझाऊंगा एक लैपटॉप को कैसे बाय करना है, क्या क्या क्वालिटी उसमें होनी चाहिए, कितना रैम होना चाहिए। अगर आप एक प्रोग्रामर है, कोडिंग का काम है आपका, या आप एक ग्राफिक डिजाइनर है, तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। बहुत सारे फैक्टर्स को मैं यहां पे कंसीडर करूंगा, बोर्ड का यूज करके बहुत डीप में मैं आपको समझाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। तो यहां पे मैं यूज कर रहा हूं बोर्ड को और आपको बहुत डीप में समझाता हूं लैपटॉप को बाय करने के लिए आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखना पड़ता है। अब देखिए, यहां पे जो मेरा की फैक्टर होने वाला है इस वीडियो का, वो हमारा रहने वाला है, मैं कंसीडर करूंगा आप लोगों के साथ रैम के बाद मैं आप लोगों के साथ कंसीडर करूंगा प्रोसेसर, उसके बाद मैं आपसे कंसीडर करूंगा HDD और SSD। ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा, बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा ये क्या चीजें हैं। और इसके बाद आपके रहेंगे कुछ स्लॉट्स, रिजोल्यूशन और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हम इसको फैक्टर मान के चलते हैं और बहुत डीप में समझते हैं। अब देखिए, प्रोसेसर की अगर मैं बात करूं तो जो इंडिया का मार्केट है, या स्पेशली जो लैपटॉप का मार्केट है खास करके इंडिया में, यहां पे दो अलग अलग कंपनीज हैं जो कि आपको प्रोसेसर प्रोवाइड करती है। अब ये क्या होता है वो भी मैं आपको डीप में समझाऊंगा। तो सबसे पहला कंपनी जो यहां पे है, जो बहुत ही पुराना और काफी रेप्यूटेड है, वो है आपका इंटेल। इंटेल बहुत पहले से यहां पे आपको प्रोसेसर्स बना के देता है और बहुत रिलायबल है, जेन्युइन है। दूसरी तरफ जो आपको आता है वो होता है AMD। देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ इंटेल को कंसीडर करूंगा। लैपटॉप के लिए मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा अपनी तरफ से, मेरे ओपिनियन से, कि आप AMD की तरफ जाए। ये मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा, और ना ही मैं आपको ये गाइड करूंगा कि आप AMD की तरफ से जाए। देखिए, जिन लोगों ने मुझे फेसबुक पे ज्वाइन किया हुआ उन्हें पता है, उन्होंने मेरे प्रोफाइल्स देखे होंगे कि मैंने कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाया और कितने नंबर ऑफ मैंने सेमिनार और वेबिनार्स दिए हुए हैं। कॉलेज में जाके अब तक 23K प्लस स्टूडेंट्स, यानी कि 23,000 से ऊपर स्टूडेंट्स को मैं पर्सनली पढ़ा चुका हूं। अब चाहे वो सेमिनार देखो या कुछ भी हो, और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है वो ये है, अगर देखिए AMD में कुछ खराब नहीं है। इंटेल की अगर बात करूं तो इसका प्राइस होता है ना, वो जनरली आपको हाई देखने को मिलता है 3-4 हजार एज अ बिगिनर, मतलब बेस वेरिएंट में। अगर आप ऊपर क्वालिटी जा रहे हैं तो 10-15 हजार का गैप भी आपको देखने को मिल सकता है। प्रोसेसर सिर्फ इतनी सी एक चिप होती है छोटी सी, उसके लिए। लेकिन अगर आप डेस्कटॉप बनवा रहे हैं, कंप्यूटर बनवा रहे हैं, उस केस में AMD की तरफ ही जाना चाहिए। इसके ऊपर मैं आपको डिटेल्ड एक वीडियो बना के दूंगा। लेकिन अगर आपका काम लैपटॉप का है तो आपको AMD प्रिफर नहीं करना चाहिए। क्या रीजन है उसका? अब जो AMD है ना, एक्चुअली इसमें आपको CPU जो आपका होता है, जो CPU की जो आपको चिप होती है, इसी के अंदर आपको ग्राफिक्स इनबिल्ट मिल जाता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, आपका सस्ते में काम हो जाता है। और AMD का सेम क्वालिटी का कंप्यूटर जो होता है आपका, इसके मुकाबले सस्ता पड़ता है। लेकिन AMD में आपको पावर ज्यादा लगता है, AMD में आपको पावर कंज्यूम ज्यादा होता है। कंप्यूटर का केस में ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, लेकिन लैपटॉप में ये आपकी बैटरी को यूज करने वाला है, तो ये अच्छी चीज नहीं कहलाएगी अगर आप ट्रैवल करते हो और बाकी जगह लेके जाते हो। अगर आपके पास चार्जिंग स्लॉट मिल जाते हैं, वेल एंड गुड। अब क्योंकि CPU के साथ आपका ग्राफिक्स जुड़ा होता है, तो ये थोड़ा सा हीट होता है एज कंपेयर टू इंटेल वाले प्रोसेसर। नो डाउट ये भी होते हैं, लेकिन क्योंकि इसको पावर ज्यादा चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा चाहिए, तो ये हीट भी उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो मैं यहां पे इसीलिए प्रीफर करने वाला हूं इंटेल को। लेकिन अगर आप चाहें, अगर आपके किसी फ्रेंड का या आपका एक्सपीरियंस इंटेल के साथ ना अच्छा हो, कि अगर आपका AMD के साथ अच्छा है, वेल एंड गुड, आप कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ इंटेल को कंसीडर करूंगा। अब अगर आप एक प्रोग्रामर है तो यहां पे आपको मालूम होना चाहिए, या फिर अगर आप लैपटॉप बाय करने के बारे में सोच रहे हैं,
तो अगर इंटेल को कंसीडर किया जाए तो इंटेल के बहुत सारे प्रोसेसर आते हैं, मैं लेटेस्ट को कंसीडर करूंगा यहाँ पे। पुराने जमाने की बात करूं तो पेंटियम है यहाँ पे मेरे पास पड़ा हुआ है एक पेंटियम का सिस्टम, लेकिन वो 2011 का पेंटियम है और आज के पेंटियम के मुकाबले वो बहुत पीछे है। आज का पेंटियम विंडोज 10 भी चला के दे सकता है आपको, मेरा पेंटियम 4 है, कोर टू ड्यूल है, ड्यूल कोर है आपके पास, क्वाड कोर है, ऐसे कर करके आते हैं। लेकिन अगर हम लेटेस्ट की बात करें तो यहां पे आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है i3, i7, i9, ठीक है। यहां पे आपको कुछ ऐसे प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाते हैं। और जैसा कि मैं सोच रहा था कि शायद मैंने कुछ एक मिस कर दिया है, वो है हमारा i5। तो यहां पे आ जाएगा आपका i5, i7 और एक आएगा आपका i9। अब ये क्या चीज है, देखिए प्रोसेसर के बस ये एक नाम है कि आपको प्रोसेसर क्या होता है, प्रोसेसिंग स्पीड। मान के चलिए आपकी एक कार है, कार में एक इंजन लगा होता है, तो मेन काम क्या है कार का, ऊपर से दिखाने की बॉडी वो कुछ नहीं है, जो कार को चलाने का काम करता है वो उसका इंजन होता है। आपकी गाड़ी को चलाने का काम जो करता है वो उसका इंजन होता है। इंजन जितना लेटेस्ट होगा, जितना पावरफुल होगा, उतना अच्छे से आपकी कार या आपकी गाड़ी को, आपके व्हीकल को वो चला पाएगा, राइट। सेम इसी तरीके से कंप्यूटर या लैपटॉप में उसकी जो जान होती है, जो उसको चलाता है मेन, उसको चलाने के लिए जो इंजन होता है वो आपका कहलाता है प्रोसेसर, PROCESSOR, ठीक है, इग्नोर मारे स्पेलिंग को, प्रोसेसर। अब इस प्रोसेसर को जब आप बाय करोगे तो मैं आपको बताता हूं i3 जो होगा वो सस्ता होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो ये सस्ता होगा, ये महंगा होगा। किससे महंगा होगा, i3 से। ये और महंगा होगा i7, i5 से, और जो i9 होगा ये i7 से आपका महंगा होने वाला है। इसको एस कंसिडर आप ना करें, ठीक है। अब एक प्रोग्रामर के लिए मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको एक बजट लैपटॉप चाहिए तो इफ पॉसिबल आप इन्हीं में से कोई एक ऑप्ट करें। खैर लास्ट के दोनों आपके कंसिडरेशन का नहीं है, मैंने खुद भी इसको पर्सनली बाय नहीं किया हुआ, लास्ट के दोनों को, महंगे भी बहुत ज्यादा है। लेकिन आप इसके अलावा और किसी में ना चले जाए, आप कोर टू डियो, ऑक्टा कोर, हेक्सा कोर, ये वो बहुत सारे मार्केट में आ चुके हैं, आप उसकी तरफ ना जाए, आप एटलीस्ट इन दोनों में से बाय करें मेरे भाई। अगर आपका बजट नहीं है, सस्ते के चक्कर में 20-22 हजार, 10-15 हजार के लैपटॉप के चक्कर में, सेकंड हैंड में अपने पैसे बर्बाद ना करें, कुछ टाइम के लिए रुक जाए। या तो आप i3 बाय करें या i5 बाय करें, वो भी नया बाय करें, रिफर्बिश्ड या रीयूज्ड या यूजेबल बाय ना करें। इसके भी बहुत सारे रीजन है, और इसमें भी कोई आपको ये बोले कि मार्केट में 30 हजार का i3 मिल रहा है और मैं आपको 25 हजार में दिलवा दूंगा, 20 हजार में दिलवा दूंगा, ऐसे लोगों से भी बच के रहे। मैं आपको बताता हूं उसमें सस्ता क्यों होता है। अब यहां पे बात आती है हमारी जनरेशन की। जब आप इसको बाय करोगे तो इंटेल का जो लोगो होता है इसके आगे ये लगा देते हैं जनरेशन। अब जनरेशन के अंदर इन लोगों ने लिखा होता है, जो मेरे पास एक लैपटॉप है वो है 6th जनरेशन का, i3 6th जनरेशन। 6th के बाद 7th है, 8th है, 9th है, और लेटेस्ट की अगर मैं बात करूं तो आपके पास 10th जनरेशन प्रोसेसर है। हो सकता है मार्केट में कुछ कंपनीज में ही आपको देखने को मिले 10th, लेकिन 8th और 9th हर जगह पहुंच चुका है। हो सके तो आपको 10th की तरफ जाना है। अब मैंने बाय किया था आज से 2.5 साल पहले लैपटॉप, तो मुझे मिला था 6th जनरेशन। उस टाइम पे जो मार्केट में लेटेस्ट था वो 6th जनरेशन ही था, तो मैंने उसको प्रीफर किया। अब ये जनरेशन क्या चीज है, अगर कोई आपको ये बोले कि मैं आपको ये पूरा कॉमन लगता है i5, i7 और i9 के लिए जनरेशन लागू होते हैं। अगर कोई आपको ये बोले कि मैं आपको i5 दिलवा दूंगा, मान के चलते हैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए कि i3, देखिए प्राइस इसका 23,000 भी है, 25 भी है, 30 भी है, 35 भी है। क्या कंसीडर होता है मैं आपको समझाता हूं आगे। मान लीजिए ये आपको पड़ता है 30,000 का, और कोई एक बंदा आपको ये कहता है कि मैं आपको i5 दिलवा दूंगा 28,000 का, तो आप ऐसे लोगों से भी बच के रहें। क्या है इसमें मैं आपको बताता हूं, यहां पे सस्ता क्यों पड़ रहा है। एक्चुअली वो आपको पुराना जनरेशन दे रहा होगा, 3rd जनरेशन, 1st जनरेशन, 2nd जनरेशन। i5 1st 2nd जनरेशन को ना अगर मैं कंपेयर करूं i3 के 6th जनरेशन से, तो भैया वो कंपेयर करने लायक नहीं है। वो इससे भी पुराने जो सीपीयूज होते हैं हमारे, जो इससे भी पुराने प्रोसेसर्स होते हैं, वो उससे भी गया गुजरा है। जो मेरा 2011 का कंप्यूटर है ना, मान के चलो शायद वो अच्छा चल जाए i5 के 1st 2nd जनरेशन से। ये बिलीव करो मेरी बातों पे, कंपेयर करना ही है। खैर इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है क्योंकि ये एक लेटेस्ट वर्जन है, तो आपको जहां तक हो सके
लैपटॉप खरीदते हो तो आपको प्राइस को पहले बाद में कंसीडर करना है, वो तो चलो एक फैक्टर रहेगा ही। आपको हमेशा कोशिश करनी है कि आप लेटेस्ट जनरेशन की तरफ जाए। अगर आप i5 को बाय कर रहे हैं तो आपको यहां पे 6th जनरेशन लेने का कोई सेंस नहीं बनता, आपको मिनिमम यहां पे 8th जनरेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ग्राफिक्स आपको अच्छे मिलते हैं। 9th को लेने का कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको फिर 10th जनरेशन की तरफ जाना चाहिए, इन दोनों में से कोई एक। इससे पुराना लेना इनडायरेक्टली, इन शॉर्ट, इसी के बराबर आपको स्पीड और परफॉर्मेंस मिलेगी अप्रोक्सीमेटली, और खामखा आपके 10-12 हजार रुपए एक्स्ट्रा भी लग जाएंगे। तो हो सके तो अगर आप i3 प्रोसेसर ले रहे हो तो या तो 8th, 9th या 10th, मैं प्रीफर करूंगा आपको 9th या 10th बाय करें, ज्यादा अच्छी बात है। बट अगर नहीं मिलता तो ही आप 8th पे जाए, इससे पीछे तो बिल्कुल भी ना जाए। अब जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ेगा आपके लैपटॉप की प्राइस 1000-2000 रुपए आगे बढ़ती चली जाएगी। मान के चलिए इसका कंसिडर किया था हमने 30,000, खैर इससे सस्ता आता है वो, तो इसमें आपको पड़ सकता है 32, 34। अब ऐसा नहीं है हर एक में 2-2 का गैप आएगा, लेकिन जनरेशन के हिसाब से प्राइस बढ़ेगा और परफॉर्मेंस बढ़ेगी। अब ये जनरेशन क्या चीज है, ठीक है। अब जनरेशन को समझने के लिए कुछ ऐसा मान के चलते हैं, एक कार मान के चलिए, कार छोड़िए आप, आज के टाइम पे अगर मैं आपको बताऊं तो कंप्यूटर्स पहले के टाइम पे आपने अगर देखे हो स्कूल कॉलेज के टाइम पे, तो कंप्यूटर के जो स्क्रीन थे वो बहुत बड़े बड़े आते थे, और टीवी के स्क्रीन भी, आज भी वो टीवी ही कहलाते हैं। लेकिन टाइम के साथ क्या हुआ, वो एडवांस हो गए, कलर टीवी आ गए हमारे पास, उसका कॉम्बिनेशन अच्छे हो गए, वो स्लिम होता चला गया, 60% स्लिम, 40% स्लिम, एलसीडी, एलईडी, बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स होते चले गए। काम उसका स्टिल वही है लेकिन बेटर वे में। तो जितने अच्छे जनरेशन और जितने लेटेस्ट जनरेशन पे जाएंगे आप, उतना फास्ट, उतना एफिशिएंट, उतना अच्छा काम आपका होने वाला है आपके लैपटॉप के जरिए, ठीक है। तो जितना हो सके आपको लेटेस्ट जनरेशन पे जाना है। अगर आप i5 बाय करते हैं तो 8th जनरेशन या फिर 10th पूरा रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से, लेकिन 8th से नीचे आप बिल्कुल ना जाए, इसको हम बाद में कंसीडर करेंगे। अब जब आप ये बाय करोगे तो एक्चुअली आपको समझ में आएगा कि सिर्फ इतने से काम नहीं आएगा, यहां पे कुछ कोर्स का भी चक्कर है, कोर नॉट कंप्यूटर, कोर्स। यहां पे आपको देखने को मिलेगा कोर, कितने कोर्स हैं। अब ये एक अलग पंगा आता है आप लोगों के लिए। देखिए जनरली जो i3 होता है इसके अंदर आपको देखने को मिलता है 2 कोर। हाँ, चांसेस हो सकते हैं कि शायद 10th जनरेशन में आपको शायद 4 कोर देखने को मिले, लेकिन जो नॉर्मली आता है वो होता है आपका i3 के अंदर 2 कोर। i5 की बात करूं तो आपका ये 4 कोर्स होता है, ठीक है, और ऐसे ही इसमें होते होंगे। अब ये कोर क्या चीज है, अब देखिए मुझे एक काम करना है, मान के चलिए एक घर बनाना है हमें, ठीक है, हमें एक घर को बनाना है। अब इसके लिए मिस्त्री और लेबर लगने वाले हैं हमारे पास, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पे मान ली ऐसा घर नहीं, अच्छा खासा घर बनाना है हमें, सो इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी मिस्त्री और लेबर की। मान के चलिए इलाका कोई भी एक डिवाइड कर लीजिए, मैं मान के चलता हूं ये है आपका 20 फीट आपका हो जाता है, मान के चलो विड्थ, और आपका 30 फीट कुछ ऐसा है रेक्टेंगुलर, ये है 20, ये है 30। अब एक मिस्त्री बनाएगा इसको, मान लो लेबर नहीं है हमारे पास, सिर्फ एक बंदा है, आप चाहे कच्चा हाउस माने पक्का हाउस माने, डजंट मैटर, एक इकलौता बंदा बनाएगा तो हो सकता है इस काम को करने में उसको 30 दिन लग जाए, बहुत ज्यादा लगेंगे, बट मान के चलते हम 30 डेज यानी कि 1 महीने का समय उसको लग जाए। लेकिन अगर मैं यहां को उसको उसी काम के लिए 2 बंदे प्रोवाइड कर दूं, मतलब एक तो वो था ही, एक और ऐड कर दिया जाए, मतलब 2 बंदे, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये काम हमारा 30 दिन में ना हो करके टाइम से पहले 15 दिनों में खत्म हो जाए। सेम काम यहां पे होता है कोर के साथ। i3 में आपको देखने को मिलते हैं 2 कोर। अगर आपको जनरेशन के हिसाब से ज्यादा कोर मिलते हैं, अगर आपको 9th या 10th जनरेशन में 4 कोर मिलते हैं, तो आपको उसी की तरफ जाना चाहिए। आप किसी काम को करेंगे, आप वीडियो एडिटिंग करेंगे, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करेंगे, आप प्रोग्राम चलाएंगे, आप कॉपी पेस्ट करेंगे, तो एक लौता बंदा ना करके, एक लौता कोर वो आपका काम ना करके 2 कोर एक साथ करेंगे। पहले यहां पे एक मिस्त्री था तो 2 हाथ थे उसके पास काम करने के लिए, अब यहां पे 2 बंदे हैं तो 4 हाथ आ गए उसके पास काम करने के लिए। तो जब 4 लोग मिलके, 2 लोग मिलके 4 हाथों से काम करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है वो डबल स्पीड में होगा। तो 2 कोर से ज्यादा फास्ट होने वाला है आपका 4 कोर। इसका मतलब ये नहीं है कि आप i3 से पुराना वर्जन बाय कर ले, ऑक्टा कोर, क्वाड कोर, ड्यूअल कोर, वो आप बिल्कुल भी कंसीडर ना करें कि वो इससे फास्ट होगा। नो, ये उससे ज्यादा एडवांस चीजें आ रही हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये पूरा सिनेरियो था आपका प्रोसेसर का। अब अगर आप चाहते हैं कि आप वीडियो एडिटिंग करें तो आपके लिए जो मैं रेकमेंड करता हूं वो है आपका i5 फॉर वीडियो एडिटिंग, फॉर एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट।
लेकिन आप बड़े आराम से उसको चाहें तो i3 के अंदर भी चला सकते हैं, लेकिन रेकमेंडेड है हमेशा i5। i7 जो होती है और हैवी एप्स आपको चलाने हैं, एंड्रॉइड स्टूडियो बिना अटके और बहुत सुपर फास्ट तरीके से चलाना है, फिर आपको i7 की तरफ जाना चाहिए। वीडियो एडिटिंग करना है, गेम डेवलपमेंट करना है, ये सारी चीजों के लिए बहुत ऊपर लेवल के काम आपको करने हैं, जिसके लिए स्पीड बहुत मायने रखती है और जल्दी काम हो जाए तो i7 और i9 आपको खरीदना चाहिए। लेकिन ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, बड़े आराम से आपका लाख रुपए से ऊपर खर्च हो जाएगा, 1.5 लाख 2 लाख, ये बिल्कुल मैं नहीं चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप 25,000 से लेकर 50 के बीच में सस्ता और अच्छा लैपटॉप अपनी नॉलेज से खरीद सके, ताकि दुकानदार आपको बेवकूफ ना बना सके। तो मैं उम्मीद करता हूं एटलीस्ट आपको अब तक प्रोसेसर के बारे में क्लियर हो चुका होगा कि ये ही आपका मेन इंजन है जो आपको चलाएगा, आपके लैपटॉप को चलाएगा, और इसी पे सारी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। लेकिन ये एक लौता फैक्टर ये नहीं है। इसके बाद जो आपको कंसीडर करना होता है वो एक्चुअली होता है आपका रैम। अब ये रैम क्या चीज है उसको भी हम बहुत डीप में समझेंगे, लेकिन फिलहाल मैं इस बेकार से घर को यहां से मिटा दूं, एंड मैं इसको ही मिटा रहा हूं। अब तक आप बैक करके चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लेना। तो बेसिकली इन शॉर्ट आपको 8th 9th 10th इसमें से जितना लेटेस्ट आप उठा सकते हैं आप उसको उठाएं। 1,000 का फर्क आएगा, लेकिन जितना लेटेस्ट रहेगा अपग्रेड करने में उतना ज्यादा फायदा होने वाला है। नेक्स्ट जो हम कंसीडर करते हैं वो होता है हमारा रैम। अब ये रैम क्या चीज है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रैम बेसिकली क्या होता है, जब आप अपने लैपटॉप को ऑन रखते हो तो उस टाइम पे आप कुछ प्रोग्राम चला रहे होते हो बिना सेव किए, या फिर आप कोई गाना सुन रहे हो तो वो रैम की हेल्प से हो रहा है। जितने भी रियल टाइम पे टास्क हो, अभी ये रियल टाइम क्या होता है जो आप करंट में यूज कर रहे हो, अगर आप मेरी वीडियो अभी देख रहे हो तो ये रैम के कारण पॉसिबल है। एक फीचर YouTube का भी है कि शायद आपको वो दोबारा से, अगर आप मेरी इस वीडियो को छोड़ के चले जाओ तो शायद ये आपको दोबारा से वहीं से दिखा दे, लेकिन चांसेस बहुत कम है। अगर आप कोई गेम खेल रहे हो या आप कुछ टाइप कर रहे हो, आप पर्टिकुलर एक चेक पॉइंट तक नहीं पहुंचे हो, एक सेव पॉइंट तक नहीं पहुंचे हो, आपका वो जो टास्क है आप टाइपिंग करे जा रहे हो या गेम खेले जा रहे हो, आप सेव पॉइंट तक नहीं पहुंचे, वो सारा काम आपका तब तक रैम में हो रहा है। सेव होने के बाद वो आपका हार्ड ड्राइव या SSD के अंदर चला जाता है। तो अगर लाइट चली गई या किसी रीजन से आपका लैपटॉप हो गया बंद, तो आपका वो जो गेम है नेक्स्ट टाइम जब आप दोबारा खेलोगे वो वहां से चालू नहीं होगा जहां पे आप थे, बल्कि वो पिछले चेक पॉइंट से चालू होगा या फिर स्टार्टिंग से चालू होगा, ठीक है। तो ये सारा काम आपका रैम संभालता है। अब रैम के अंदर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। इसमें अलग अलग वेराइटीज है, जैसे कि DDR, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 और DDR5 के ऊपर भी काम हो रहा है। अब DDR और इनको तो आप इग्नोर मारे, बिल्कुल इग्नोर मारे अगर आप इसको कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर आपको i3 की तरफ जाना है तो एटलीस्ट आपका DDR3 बहुत पुराने वर्जन्स में, और DDR4 आज के टाइम पे DDR4 ही प्रीफर करें। हो सकता है आप जब ये वीडियो देख रहे हो शायद DDR5 लॉन्च हो चुका हो, तो आप उसको ऑप्ट करें, लेकिन DDR4 एक स्टेबल वर्जन है और मेरे पास भी यही है। ज्यादा कुछ नहीं होता है, आपको जितना समझना चाहिए मैं आपको सिर्फ उतना बताता हूं। वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का फर्क होता है, इससे भी आपका जो लैपटॉप है स्मूथ काम करता है, थोड़ा सा फास्ट काम करता है। अगर आपको बीच में व्हाइट स्पॉट देखने को मिलता है तो सो सॉरी, मौसम यहाँ खराब है, बारिश वगैरह, तो उसके कारण थोड़ा सा आपको कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है। सो आपको कम से कम DDR4 की तरफ जाना है, और ये खैर आपको पूछना भी नहीं पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट आपको जितने भी प्रोसेसर देखने को मिलते हैं उसमें DDR4 ही रहेगा। तो एक तो आपको ये कंसीडर करना है। अब रैम कितनी जीबी होना चाहिए? आपने देखा होगा मोबाइलों में आजकल 4 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB तक रैम आ रहे हैं, जिसका मोबाइलों में कोई इतना यूज नहीं है, लेकिन कंप्यूटर में है। कंप्यूटर में i3 के साथ जो आपको बेस वेरिएंट देखने को मिलता है वो होता है आपका 4 GB रैम DDR4 का, 2400 फ्रीक्वेंसी इसका होता है वो, ठीक है। अब यहां पे फ्रीक्वेंसी या मेगाहर्ट्ज आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है 2400 और एक होता है आपका 3000 के आसपास या इससे ऊपर भी हो सकता है। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं, लेकिन इससे भी आपका काम बहुत आसानी से चलेगा, लेकिन ऑब्वियसली बात है इससे फास्ट थोड़ा सा ये होने वाला है। मैं फिलहाल ये यूज कर रहा हूं अपने 5 कंप्यूटर और लैपटॉप के लिए जो मैं पर्सनली यूज करता हूं। अब 4 GB आज के टाइम पे मैनेजेबल है, लेकिन रेकमेंडेड आपको यह है कि आप कम से कम 8 GB रैम की तरफ जाए अगर आपको प्रोग्रामिंग करनी है। तो प्रोग्रामिंग कोर टू डीओ में भी हो सकती है, इससे पुराने प्रोसेसर में भी हो सकती है, लेकिन अगर आप जावा चलाएंगे और नेटबीन्स जैसी आईडी का यूज करेंगे और आपका रिक्वायरमेंट है कि कल को आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आपका कंप्यूटर हैंग ना हो, एक साथ आपको 3-4 सॉफ्टवेयर थोड़े से हैवी वाले जो 300-400 MB के हैं वो चलाने आपको पड़ जाते हैं,
तो फिर आपको 4 GB रैम कहीं ना कहीं वो वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेगा, वो एफिशिएंसी और वो स्पीड प्रोवाइड नहीं करेगा जो आपकी रिक्वायरमेंट है। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कम से कम आप 8 GB रैम की तरफ जाए। डजंट मैटर, आप इसकी तरफ भी जा सकते हैं, फ्रीक्वेंसी आपकी 2400 की हो सकती है। कम से कम i3 के साथ 8 GB रैम तो आपको लेना ही चाहिए। शुरुआती आपको 4 GB मिल जाता है, वो 2-3 हज़ार सस्ता मिलेगा आपको उससे, डजंट मैटर, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है आपको i3 पे जाना चाहिए और 8 GB रैम। अगर आप 8 GB रैम के साथ जाएंगे तो आप एंड्रॉयड स्टूडियो पे काम कर सकते हैं, चलाने लायक चल जाएगा। लेकिन अगर आप सेम चीज i5 और इसके साथ करेंगे, i5 का लेटेस्ट जनरेशन, और साथ में आप ये काम करेंगे 8 GB, बहुत सही तरीके से आपका रेंडर हो जाएगा ना। ये रेंडर क्या चीज होती है? जब आप एक सॉफ्टवेयर बना लोगे पूरा उसका, तो उसको सेव करने बैठोगे तो वो टाइम कंज्यूम करेगा, वो रेंडरिंग टाइम कहलाता है। तो अगर आपका i3 है और 8 GB रैम है तो टाइम लेगा। अगर आपका i5 8 GB रैम के साथ है तो ऑब्वियस सी बात है वो उससे आधे से भी आधे टाइम में हो जाएगा। रैम भले ही उतना है, लेकिन एक प्रोसेसर की पावर मिल रही है और साथ में इसको 4 कोर मिल रहे हैं, और लेटेस्ट जनरेशन है तो शायद इसको 6 कोर मिल सकते हैं। समझ रहे हो इस बात को? ये होता है, ये कहलाता है आपका रैम। लेकिन बहुत सारे लोग प्रिफर करते हैं कि वो 16 GB रैम रखे। अगर आपको वीडियो एडिटिंग पे काम करना है तो वैसे तो रिकमेंडेशन i7 का होता है हाई लेवल के लिए, लेकिन ये महंगा बहुत है। अगर आप i5 पे जा रहे हैं तो कम से कम 8 GB रैम तो आपको चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर पॉसिबल हो तो आप 16 GB की तरफ जाए, क्योंकि Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको रेकमेंडेशन देते हैं कि 8 GB तो हो मिनिमम, भले ही वो आपको 4 कहते हैं। लेकिन अगर आप 16 या 12 रखोगे तो बहुत स्मूथ तरीके से और बहुत फास्ट तरीके से आप उसको चला पाएंगे। खैर, आप इसके अंदर भी उसको चला सकते हैं, लेकिन रेकमेंडेशन उन कामों के लिए आपका ये रहता है। अब ये तो रहा हमारा रैम का सवाल, रैम की बात की, रैम आपको कैसा ऑप्ट करना चाहिए। यहां पर बात आती है अगली आपकी ग्राफिक्स की। यहां पे भी बहुत सारे लोग बेवकूफ बन जाते हैं। अब ग्राफिक्स के अंदर जनरली आपको दुकानदार कहता है, इसके अंदर ग्राफिक्स के अंदर आपके 2 टर्म्स होते हैं। पहला आपका होता है इंटीग्रेटेड, मेरे भाई पीछे अगर चिड़ियों की आवाज सुनने को मिले, कौवे वगैरह की, तो सो सॉरी फॉर दैट। इंटीग्रेटेड, और दूसरा होता है आपका डेडिकेटेड। अब ये इंटीग्रेटेड क्या चीज है, डेडिकेटेड क्या चीज है? जनरली सस्ते लैपटॉप्स के अंदर या बजट लैपटॉप के अंदर दुकानदार आपको ये कहलाने के लिए ताकि आप खरीद ले, वो आपको बोलेगा इसके अंदर आपको 2 GB इनबिल्ट इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स देखने को मिलता है। क्या आपको इंटीग्रेटेड की रिक्वायरमेंट है या आपको डेडिकेटेड की रिक्वायरमेंट है? इस दोनों को मैं आपको बहुत डीप में समझाने वाला हूं। इंटीग्रेटेड क्या होता है और डेडिकेटेड क्या होता है। देखिए, प्रोग्रामिंग के लिए 99% केसेस में आपको कहीं भी ग्राफिक्स की जरूरत नहीं होती। 99% केसेस में, 1% में हो सकता है। खैर, वो मैनेजेबल हो जाता है i3 के साथ या i5 के रिसोर्सेज के साथ। जनरली आज के टाइम पे लोग i5 और 8 GB रैम के साथ जाना चाहते हैं क्योंकि वो लेटेस्ट है और अच्छा काम करता है। लेकिन प्रोग्रामिंग के लिए ग्राफिक्स की जरूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो प्ले करना है, HD क्वालिटी का वीडियो प्ले करना है, तब आपको ग्राफिक्स चाहिए। अगर आपको गेमिंग करनी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप गेमिंग में ही लगे हुए हैं, नो। अगर आपको मीडियम लेवल की गेमिंग भी करनी है तो भी आपको ग्राफिक्स चाहिए। कौन सा, वो डिस्कस करते हैं। अगर आपको बहुत हाई एंड गेमिंग करनी है, बहुत ऊपर लेवल की, तो फिर तो आपको i5 भी कम पड़ेगा, बट मैनेजेबल होता है, वो बहुत अच्छे तरीके से चलता है। लेकिन बहुत ऊपर लेवल के जो गेम होते हैं उसके लिए तो फिर i7 32 GB रैम या कम से कम 16 GB रैम विद 4 GB 8 GB डेडिकेटेड ग्राफिक्स के साथ चाहिए होता है। अब क्या चक्कर है ये डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड का और इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड का? जनरली दुकानदार आपको कहेगा कि इसके अंदर इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है, वो आपको सस्ता मिलेगा। डेडिकेटेड वाला आपको महंगा मिलेगा, 4000 5000 10000, डिपेंड करता है कितना है उसके अंदर। डेडिकेटेड का क्या मतलब होता है कि ग्राफिक्स तो आपको मिलेगा, लेकिन उसके अंदर कोई कार्ड, ग्राफिक का जो कार्ड होता है वो अलग से नहीं है। अब आपको हो सकता है ग्राफिक कार्ड ना मालूम हो कैसा दिखता है, कोई बात नहीं। कभी आपने मोबाइल वगैरह बनवाया हो तो आपने देखा होगा उसमें ब्लैक से चिप लगे होते हैं, चार्जर में कुछ रहता है। ऐसे ही इसके भी अपने कंपोनेंट्स होते हैं और ये कहीं ना कहीं एक चिप जैसा ही होता है देखने में। डेडिकेटेड इंटीग्रेटेड के अंदर क्या होगा, अगर आपको ये कहता है कि 2 GB आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिल रहा है, और मान के चलिए आपका जो लैपटॉप है वो i3 है, और मान के चलते हैं वो 10th जनरेशन है, और आपका 8 GB रैम है। पहला केस लेके चलते हैं, 4 GB आपके पास रैम है। तो अगर आपको ये कह दे कि वो इसके अंदर 2 GB इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड है, इट मींस उसके अंदर अलग से कोई ग्राफिक कार्ड नहीं है। वो काम करेगा, मैनेज कर लेगा। कहां से? ये जो आपका रैम होगा इसमें से
2 GB जब आप ग्राफिक्स का कुछ यूज करोगे, जबरदस्ती नहीं निकाल लेगा, जब आप ग्राफिक का कोई काम करोगे, फोटोशॉप चलाओगे, वीडियो एडिटिंग करोगे, मीडियम लेवल की ऐसा कोई भी काम जिसमें ग्राफिक्स की जरूरत है, तो उसमें से रैम में से 2 GB निकाल करके ये ग्राफिक्स का काम करेगा। तो उस टाइम पे आपके पास रैम के लिए, स्पीड के लिए, कंप्यूटर पे रियल टाइम पे काम करने के लिए सिर्फ 2 GB ग्राफिक्स बचेंगे और 2 GB ही रैम बचेगा। तो ऐसे केसेस में कहीं ना कहीं मान के चलो सिस्टम लैग हो सकता है अगर वो सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा हैवी है या हैवी है तो। वहीं दूसरी तरफ बात करें डेडिकेटेड की, तो डेडिकेटेड में ऐसा नहीं होता। डेडिकेटेड के एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ये 4 GB में बहुत बेकार हो सकता है, लेकिन 6 अगर यहां पे कंसीडर करें हम तो यहां पे 8 GB रैम के साथ ये मैनेजेबल है, क्योंकि अगर 8 GB के साथ आपको इंटीग्रेटेड 2 GB मिल रहा है तो फिर भी आपका 6 GB यूसेबल रैम आपका रहेगा। इसका बेटर एग्जाम्पल आपको देखना है तो आपने दिस पीसी या माई कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक करे, प्रॉपर्टीज में जाए, रैम पढ़े कितना है आपका। अगर 8 GB रैम है तो वहां पे आपको 5 पॉइंट समथिंग यूजेबल दिखा रहा होगा, 4 GB रैम है तो 3 पॉइंट समथिंग दिखा रहा होगा। बचे खुचे आपके इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स जो हैं वो यूज कर लेते हैं। खैर और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं यहां पे। नेक्स्ट यहां पे जो मैं कंसीडर करने वाला हूं, जो मैंने आपको कहा डेडिकेटेड। अब मान लीजिए आपका है यहां पे i3 8 GB रैम और साथ में आपको मिला है डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड 2 GB का। अब अगर ये डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है तो अलग से एक कार्ड, एक चिप लगी होगी आपके लैपटॉप में 2 GB का ग्राफिक्स का काम संभालने के लिए। तो इसका मतलब पूरा का पूरा मैक्सिमम 8 GB आप अपने नॉर्मल प्रोसेसिंग स्पीड के लिए यूज कर पाएंगे, रियल टाइम डेटा को हैंडल करने के लिए और वर्क को हैंडल करने के लिए कर पाएंगे, और अलग से आपको ग्राफिक्स देखने को मिलता है। तो अगर आपको लगता है कि आपको गेमिंग करनी है, बहुत ऊपर लेवल की नहीं लेकिन ठीक ठाक गेमिंग भी साथ में करनी है, तो आपको यहां पे डेडिकेटेड ग्राफिक्स की तरफ जाना चाहिए। शॉपकीपर आपको यह जरूर कह सकता है कि ये महंगा है, AMD बाय कर लो प्रोसेसर, उसमें आपको CPU के अंदर ही ग्राफिक्स मिल जाएंगे सस्ते रेट पे या बराबर रेट पे। ये आपकी मर्जी है। मैंने कहा AMD में थोड़ा सा इश्यू आता है, हल्का सा हीट होता है और वो पावर ज्यादा कंज्यूम करता है, तो लैपटॉप प्रिफरेबल उतना नहीं है लेकिन उतना बुरा भी नहीं है। तो ये कुछ काम था आपका ग्राफिक्स का। अब ग्राफिक्स में आपके पास बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं, आपके पास एनवीडिया है, आपके पास MSI है, बहुत सारे अलग अलग कंपनीज हैं, आप उसको भी लेटेस्ट बाय करें। मैं फिलहाल उसको कंसीडर नहीं कर रहा हूं। तो फिलहाल अभी तक मैंने आपको बता दिया है प्रोसेसर, मैंने आपको बता दिया है रैम और मैंने आपको बता दिया है ग्राफिक्स। ग्राफिक्स के अंदर आपको 2 टाइप बताए जाएंगे। दुकानदार आपको सिर्फ इंटीग्रेटेड बोलेगा, आपको डेडिकेटेड मालूम होना चाहिए। इंटीग्रेटेड और डेडिकेटेड क्या है? इंटीग्रेटेड में आपको वो रैम से ही उतने GB निकाल लेगा और डेडिकेटेड के अंदर सेपरेटली एक लगा होगा आपके पास ग्राफिक का कार्ड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं साइड हो जाता हूं 1-2 सेकंड के लिए, क्योंकि अब मैं इसको एक्चुअली इरेज करने लगा हूं। अब यहां पे जो नेक्स्ट फैक्टर है जो आपके स्पीड को बहुत ज्यादा मायने करता है और उसके ऊपर आपकी लैपटॉप की स्पीड बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, खास करके पिछले 2-4 सालों के अंदर, वो है आपका HDD और SSD। नॉट SSH, इट्स SSD। अब ये क्या चीज है? HDD का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव और SSD का मतलब होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। मैं आपको इन फ्यूचर इसके ऊपर प्रैक्टिकल वीडियो दिखाऊंगा जहां मैं अपने लैपटॉप कंप्यूटर को HDD SSD को सामने रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊंगा कौन कितना फास्ट है। ये होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। अब ये इट्स अ काइंड ऑफ समथिंग लाइक मेमोरी। आपके मोबाइल में एक मेमोरी कार्ड लगा होता है ताकि आप उसके अंदर कुछ स्पेस रख सको, राइट? रैम आपका रहता है स्पीड के लिए, थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस के लिए, और ये होता है आपका स्टोरेज के लिए कि कितनी चीजें आप उसमें रख सकते हो। अब इसमें आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाती है, 250 GB, 240 GB, 500 GB, 1 TB मतलब टेराबाइट, 1000 GB कहते हैं इससे हम। 1000 GB आपका रहने वाला है, 2 TB। लेकिन आज के टाइम पे 1 TB इज सफिशिएंट फॉर अ स्टूडेंट, फॉर अ कॉलेज स्टूडेंट। बहुत ज्यादा होता है, ये पैसे खर्चने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अब जो ये होता है ना, एक्चुअली HDD के अंदर भी 2 चीजें होती हैं जो दुकानदार आपको जनरली नहीं बताता। वो होता है आपका RPM, रोटेशन पर मिनट। अब ये रोटेशन पर मिनट क्या होता है? जो आपकी हार्ड डिस्क होती है उसके अंदर CD टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है, वो गोल गोल घूमता है, तो वो कितना घूमेगा? RPM क्या है उसका? तो जनरली जो दुकानदार आपको थमा देते हैं वो होता है 5400 का, ठीक है? 6 की सीरीज भी हो सकती है, 64 की भी हो सकती है, लेकिन आपको जाना है जनरली 7200 RPM की तरफ। अब जो मेरा लैपटॉप है जो मैंने बाय किया वो भी 54 है, ठीक है, काम चल जाता है। लेकिन अगर आपको 500-1000 रुपए एक्स्ट्रा दे करके 7200 RPM मिल जाता है तो आपको इसकी तरफ जाना चाहिए, ये इससे फास्ट होने वाला है। हार्ड ड्राइव क्या करेगा? आपकी रीड राइट कैपेबिलिटी को सही से जज करता है।
आपने नोटिस किया होगा, अगर आप कार्ड रीडर के जरिए अपने कंप्यूटर के अंदर कोई गाने वगैरह कॉपी करते हो, आपका मेमोरी कार्ड में आपके कार्ड रीडर में आपने मेमोरी कार्ड लगा दिया और आप कोई गाना कॉपी करते हो तो टाइम लेता है। कार्ड रीडर से गाना कॉपी करते हो कंप्यूटर में टाइम लेता है, लेकिन पेन ड्राइव अच्छे से काम करता है, उससे फास्ट काम करता है। रीजन इज उसकी रीड राइट एफिशिएंसी और स्पीड। तो अगर आपको लैपटॉप में 54 में कोई दिक्कत नहीं है, आज के टाइम पे 90% यूजर यही यूज कर रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर में तो जनरली हम इसी को प्रीफर करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको थोड़े बहुत पैसे एक्स्ट्रा दे करके आरपीएम अच्छा मिल जाता है 7200 की रेंज का या 5 के ऊपर का, तो आपको उसकी तरफ जाना चाहिए। खैर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी तरफ यहां पे आता है आपका SSD, जो कि आपका कहलाता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब ये क्या चीज है? SSD कम से कम मिनिमम 5 टाइम्स फास्टर देन HDD। ये आपके हार्ड डिस्क से 5 गुना फास्ट होता है कम से कम, और बहुत ज्यादा स्पीड देता है। मान के चलिए कोई सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना है और मान के चलते हैं यहां पे आपको 30 मिनट ले रहा है, पूरी गारंटी है 5 से 10 मिनट में यहां पे वो काम हो जाएगा। बाकी फैक्टर मिला करके 30 मिनट ये काम ले रहा है, 5 से 10 मिनट में हो जाएगा। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं बहुत लंबी बन चुकी होगी। मैं जनरली जो वीडियो बनाता हूं मान के चलिए अगर वो 10 मिनट की है, मैं अपने लैपटॉप में वो काम करता हूं, 6GB रैम है, i3 6th जनरेशन है, तो वीडियो एडिट और सेव करने में, सिर्फ सेव करने में आज के टाइम पे मुझे 1 घंटे का समय लग जाता है। लेकिन वही काम मैं अपने SSD वाले कंप्यूटर में करता हूं तो वो काम मेरा सेव होने का 5 से 10 मिनट में लग जाता है, जहां पे ये 40 मिनट से 1 घंटे का टाइम कंज्यूम करता है मेरा HDD। तो अगर आपको SSD मिलता है तो आपको इसी की तरफ जाना चाहिए, बहुत ही फास्ट आपका काम करके देगा। फास्ट मतलब आपका टाइम बचेगा, तो कल को आप जॉब पे हो, फ्रीलांस कर रहे हो या आप क्लाइंट्स हैंडल कर रहे हो तो जल्दी काम करोगे, जल्दी पैसे कमाओगे, सॉफ्टवेयर बनाओगे जल्दी बना पाओगे, सेव वगैरह रेंडर वगैरह बहुत जल्दी हो जाएगा। अब ये सस्ता होता है, ये महंगा होता है। मान के चलिए ये 1 TB है तो ये आपको जनरली 3000 के आसपास का मिल जाता है। अब वहीं पे 1 TB तो इसका आप छोड़ ही दे, ये आपका 500 GB के आसपास भी अगर आप लोगे ना तो ये आपको 5 से 6000 का पड़ेगा। इतनी जरूरत नहीं है हमें। आप 250 GB SSD ले सकते हैं, 250 GB 240 में मिल सकता है आपको। ये आपको मान के चलो 1800 से 2300 के आसपास का पड़ेगा, मैं इंडियन प्राइस की बात कर रहा हूं। तो ये रख सकते हो आप, और आपका जो विंडोज होगा वो आपको इसके अंदर इंस्टॉल करवाना है ताकि आपका जो लैपटॉप है वो जल्दी खुले। जितने भी आपके हैवी सॉफ्टवेयर है, वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर हो गया, फोटोशॉप हो गया, ग्राफिक्स हो गया, बहुत हैवी सॉफ्टवेयर है, सिर्फ उन्हीं को आपको SSD में इंस्टॉल करना है, बाकी जो भी है आपको HDD के अंदर इंस्टॉल करना है। तो अगर आप 250 GB ये ले लेते हो, उसके बाद आपके पास ये 500 GB भी है, सफिशिएंट है। अगर 1 TB भी है तो मोर देन इनफ है। मेरे पास जो मेरे कंप्यूटर के अंदर कॉम्बिनेशन है वो है 120 GB और 1 TB का SSD 120 GB का लिया है मैंने। वो पड़ा था मुझे 2300 रुपए का 1 साल पहले, उस टाइम महंगा था, आज के टाइम पे वो 1800 का मिल जाता है, उससे भी सस्ता मिल जाएगा इससे ऊपर क्वालिटी का। तो अगर हो सके तो प्रोसेसर आपका कोई एक होना चाहिए, लेटेस्ट जनरेशन उसकी होनी चाहिए, या एक पीछे का जनरेशन भी चलेगा। रैम हो सके तो 8 GB, हो सके नहीं, ये पूरा रिकमेंडेशन है मेरा, 8 GB रैम के साथ। HDD तो चलो आपको मिलेगी, लेकिन SSD भी आपको ढूंढना है। काम आपका आसान करेगा, महंगा मिलता है चलेगा, लेकिन दमदार परफॉर्मेंस भी आपको वो देगा एज कंपेयर टू स्पीड एंड टाइम सेविंग, बहुत ही बढ़िया। तो अगर आपका i3 है और i3 का आप 8 GB रैम लगवा लेते हो और साथ में अगर आप SSD लगवा लेते हो, बहुत जबरदस्त तरीके से काम करेगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से। आपको i5 की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं 4-5 हजार रुपए एक्स्ट्रा तो फिर आपको जरूर जाना चाहिए। तो फिलहाल मैंने आपको यह कंसीडर करके बता दिया है। लास्ट 2 चीजें और पेंडिंग है हमारे पास। नेक्स्ट जो चीज आती है आप लोगों के सामने वो ये आती है कि स्लॉट्स क्या है और रेजोल्यूशन क्या है। अब अगर मेरी आवाज आपको खराब लगे तो मैनेज कर लेना, 30 मिनट से ज्यादा हो चुके होंगे और मेरा गला बहुत ज्यादा दुख चुका है। सो यहां पे मैं मिटा रहा हूं इसको, और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपनी रेफरेंस के लिए। यहां पे मैं इसको कर रहा हूं फिलहाल इरेज, और आपको बताता हूं मैं स्क्रीन साइज और रेजोल्यूशन क्या है। देखिए आपको यहां पे मिलता है स्क्रीन साइज, अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपको 12 इंचेस की मिल जाती है, आपको 14 इंचेस की मिल जाती है, 15 की मिल जाती है जो कि जनरली 15.6 इंचेस की होती है, इससे ऊपर भी आते हैं।
जो मीडियम लैपटॉप्स होते हैं, मीडियम साइज, जो जनरली आपने बहुत जगह पे देखा होगा, वो एक्चुअली 15.6 इंचेस का होता है, वो ये वाला होता है। 14 में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हल्का सा छोटा दिख रहा होता है वो, ठीक है। अब लैपटॉप का स्क्रीन साइज कैसे मेजर होता है या टीवी का, तो अगर ये आपका लैपटॉप है तो कभी भी हम इसको ऐसे नहीं मेजर करते और ना ही हम इसको ऐसे मेजर करते हैं कि कितने इंचेस का इसका स्क्रीन है। ये डायगोनल में मेजर किया जाता है, मतलब यहां से लेके यहां तक ये 15.6 तक ये कहलाएगा। ये बेस्ट साइज है और बहुत ही बढ़िया। इससे ऊपर भी लेके जाओगे तो बैग वगैरह में फिट नहीं आएगा, बड़ा अजीब लगता है और छोटा भी थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन स्टिल हमें लुक से कोई मतलब नहीं है, हमें परफॉर्मेंस से मतलब है। हमारा काम बहुत जबरदस्त तरीके से होना चाहिए। अब दूसरा फैक्टर होता है यहाँ पे रेजोल्यूशन। अब ये क्या चीज है, अगर आप अपने मोबाइल में भी कैमरा ऑन करते हो तो वहां पे आपको पिक्सल्स मिलते हैं कि इतनी हाई क्वालिटी की फोटो आएगी, 2-3 समथिंग मल्टीप्लाई बाय। यहां पे आपको देखने को मिलता है लैपटॉप के अंदर 1366 मल्टीप्लाई बाय 768, ठीक है। दूसरा आपको मिलता है 1920 मल्टीप्लाई बाय 1080। इसके बाद 2-3 की सीरीज होती है, एग्जैक्ट नंबर 2356 हो सकता है, 50 हो सकता है। वो पहला आपका कहलाता है, एक यहां पे होता है आपका HD, फिर आपका एक आता है, इसको इग्नोर मारे जो मैं बगल में लिख रहा हूं उससे कंपेयर ना करें। इसके बाद आपको देखने को मिलता है HD+, इसके बाद आपको मिल जाता है यहां पे फुल HD, और इसके बाद आपको मिल जाता है 4K अल्ट्रा HD, ये वो वगैरह वगैरह। अब यहां पे मेरी रिकमेंडेशन है आपका कि अगर हो सके, अगर ग्राफिक कार्ड अलग से लगाए तो HD+ मिलेगा आपको, लेकिन आज के टाइम पे कम से कम आपको 1920 1080 की तरफ जाना चाहिए। कंसीडर कभी भी पहली वैल्यू नहीं होती, इसको कंसीडर करते तो हम 720 बोलते हैं और इसमें हम बोलते हैं इसको 1080। लेकिन शॉपकीपर आपको बता देगा, अगर आप उसको पूछोगे रेजोल्यूशन क्या है तो वो आपको बता देगा कि 1366 है या 1920 है। तो अगर आपको 1920 बोल रहा है तो वो इसकी एग्जैक्ट रेंज है। तो इसमें आप बहुत ही हाई क्वालिटी की वीडियोस चला पाएंगे, अच्छी क्वालिटी के गेम्स चला पाएंगे, और एडिटिंग वगैरह करोगे तो इतने लेवल की जो वीडियो आपकी इस क्वालिटी की होगी, इस फ्रेम की होगी, बहुत ही स्मूथली आप इसमें काम कर पाओगे अगर आपने बाकी बचे खुचे फैक्टर्स को कंसीडर कर रखा है तो ये भी एक बहुत बढ़िया चीज है। मेरे पास जो लैपटॉप है जिसकी रिकॉर्डिंग आप चेक कर पाते हो वो मेरी ये वाली है, क्योंकि उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे, वरना मुझे इसी को बाय करना था। मेरी रिकमेंडेशन रहेगी आपको हो सके तो 1920 की तरफ ही जाए। अब लास्ट कंसीडर को हम लेके चलते हैं यहां पे, जो कि है स्लॉट्स। अब ये स्लॉट्स का क्या चक्कर है, मान लीजिए आपने लैपटॉप लिया और आपका बजट इतना ऊपर लेवल का नहीं था, तो आपने 4 GB रैम लिया और SSD वगैरह आप उसमें लैपटॉप में आपको मिला नहीं, और अलग से लगवाने के लिए आपके पास पैसे थे नहीं, और जिस मॉडल के अंदर ये मिल रहा था वो महंगा मिल रहा था। लेकिन आपने दुकानदार से पूछा इसमें स्लॉट्स है क्या रैम की अलग से स्लॉट दे रखी है, इसमें M.1 M.2 का स्लॉट इसमें अलग से है क्या, मैं बाद में चाहूं तो लैपटॉप खुलवा करके 4 GB या 8 GB रैम और अलग से लगवा सकता हूं? अगर हां तो वो बहुत बढ़िया है, आप उसको अपग्रेड करवा सकते हो, एक लेवल ऊपर लेके जा सकते हो 1 साल 2 साल 4 साल बाद जब आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो क्या उसमें SSD लगवाने के लिए अलग से स्लॉट है क्या? अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है। खैर वो महंगे लैपटॉप में आता है, बहुत कम चांस होंगे, तो आप बाद में भी उसको अपग्रेड करवा के उसके अंदर SSD लगवा सकते हो, ताकि वो आपके काम को HDD यानी कि हार्ड ड्राइव से 5 गुना ज्यादा फास्ट कर दे। अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप हार्ड डिस्क हटा करके HDD लगवा सकते हो तो भी आपका काम बन जाएगा, या फिर आप CD राइटर निकाल करके जिसमें आपका CD DVD लगता है उसको हटवा करके भी SSD लगवा सकते हो। तो अगर आपको यहां पे मिल जाता है पहले से स्लॉट तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लैपटॉप में स्लॉट्स के पंगा आता है। बट कोई बात नहीं, आप ये बाद में भी अपग्रेड करवा सकते हो। बस आप एक बार पूछ ले कि रैम का स्लॉट तो है ना। जनरली आजकल के जितने भी लैपटॉप आते हैं 2 स्लॉट उसमें होते हैं, तो ताकि आप उसको अपग्रेड भी करवा सको। और SSD आप CD वाले को निकलवा के भी लगवा सकते हो, और SSD आप हार्ड ड्राइव को भी हटवा के लगवा सकते हो। तो अगर आपको कोई लैपटॉप मिलता है, मान लीजिए i3 8 जनरेशन 8 GB रैम के साथ आपको मिलता है, या 10 जनरेशन 8 GB रैम के साथ मिलता है, मान लीजिए ये आपको मिलता है 35,000 का, और जिसमें SSD लगी हुई है सिर्फ 240 GB, वो आपको 40,000 का मिल रहा है, तो इसको खरीदना बेवकूफी होगा। इससे अच्छा आप CD राइटर को बाहर निकलवा ले, वो अपने साथ ले जाए और 2,000 रुपए एक्स्ट्रा दे करके उसमें SSD खुद से लगवा ले, ठीक है।
तो अब आपको सोचना है, आप गूगल पे सर्च मारे, अगर आपको काम करना है वीडियो एडिटिंग पे एडोबी आफ्टर इफेक्ट पे, तो आप सर्च करें मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स फॉर एडोबी आफ्टर इफेक्ट। आप पढ़े उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कम से कम क्या होना चाहिए कंप्यूटर में, मिनिमम वो क्या रेकमेंड करता है, इस गेम के लिए कम से कम क्या होना चाहिए लेकिन रेकमेंड क्या करता है, उसके हिसाब से देखें आपको प्रोसेसर की क्या जरूरत है, आपको डेडिकेटेड ग्राफिक्स की जरूरत है या आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स की जरूरत है। अगर आप एक स्टूडेंट है तो मेरा रिकमेंडेशन आपको मिनिमम i3 8th जनरेशन 8 GB रैम, SSD आपके पैसों के ऊपर डिपेंड करता है लेकिन रेकमेंडेड है, बहुत ही सही तरीके से आपका एंड्रॉइड को भी चला देगा, बड़े आराम से चलाएगा। रेंडरिंग भले ही टाइम ले, सेव होने में भले ही टाइम ले, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप 4-5 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा लगा सकते हैं या वेट कर सकते हैं तो फिर आपको कम से कम i5 की तरफ जाना ही चाहिए। बेस्ट वैल्यू फॉर मनी ये आपको प्रोवाइड करने वाला है। विद SSD i5 की परफॉर्मेंस तो 4 चांद लग जाएंगे इसको और बहुत सही तरीके से काम करेगा। लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप i3 में ही 12 GB रैम या 16 GB रैम के साथ जा सकते हैं। अगर आपको अपने मॉडल के अंदर उतना रैम नहीं मिलता है तो आप अलग से स्लॉट में दिए हुए दुकानदार से पैसे दे करके भी आप लगवा सकते हो। अब आपको यह देखना है कि आपके आसपास के शॉप में सस्ता मिल रहा है या आपको ऑनलाइन सस्ता मिल रहा है। मैं कोई एफिलिएट लिंक यहां पे प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं या कोई भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं दे रहा हूं। आप अपने हिसाब से सर्च करें, आपको ये सारी चीजें कंसीडर करनी है दुकानदार से, वरना वो आपको बेवकूफ बनाएगा और जिस कंपनी के लैपटॉप में उसका ज्यादा बेनिफिट होगा वो आपको वो खरीदवा देगा। वो आपको बोलेगा इसमें ब्लूटूथ भी है, इसमें वाईफाई भी है, इसमें गाने बज जाते हैं, इसमें ये है वो है, सब में होता है। नो यूज ऑफ दैट। एक बहुत बड़ी चीज आपको फैक्टर ध्यान में रखनी है कि जो आपका लैपटॉप है जिसपे आपका कीबोर्ड होता है यहां पे, तो इसमें जो हीट होती है लैपटॉप में, जो पंखा लगा होता है, वो हीट कहां से रिलीज होता है? क्या वो साइड से रिलीज हो रहा है, इस साइड से, इस साइड से, इस साइड से या इस साइड से? साइड वाले को प्रेफरेंस आप ज्यादा दे। मेरे पास जो लैपटॉप है वो साइड वाला है। मैंने देखा है मेरे स्टूडेंट्स और जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके हीट नीचे की तरफ से निकलती है। मैं एग्जांपल के लिए यहां पे आपको मेरा फोन दिखाता हूं। अब मेरे पास ये फोन है, मान लीजिए ये आपका लैपटॉप है और ये ऐसा रखा हुआ है, यहां पे आपके बटन है और यहां पे आपका स्क्रीन है, ठीक है? ये स्क्रीन है और ये आपका बटन है जो आप टाइप करोगे। तो मेरे केस में साइड से हीट निकलती है, ठीक है? तो क्या होता है, साइड से पूरा हीट आराम से रिलीज होता रहता है। यहां भी आपको मिलता है, वेल एंड गुड। लेकिन बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जिसमें जो हीट है वो यहां से निकलता है, मतलब लैपटॉप के नीचे की तरफ से। समझ रहे हो इस बात को? तो इसमें एक प्रॉब्लम ये आता है कि अगर आप टेबल पे रखते हो तो हीट सही तरीके से रिलीज नहीं हो पाता और लैपटॉप हल्का सा हीट करता है। और खास करके अगर आप बेड पे रखते हो तो पूरे तरीके से बंद हो जाता है, बिस्तर भी गर्म हो जाता है आपका, और साथ ही साथ बेड के साथ साथ आपका लैपटॉप भी ज्यादा हीट होता है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो दुकानदार आपको बेड पे रखने से मना करेगा। साइड वाले में ये इश्यू उतना ज्यादा नहीं आता, तो प्रीफर करें आप साइड वाला। लेकिन आजकल नाइट्रोज एंड गेमिंग्स के जो लैपटॉप आ रहे हैं उसमें है तो यहीं पे नीचे की तरफ, लेकिन वो इस जगह पे है और एक्चुअली जब स्क्रीन खुलता है तो वो यहां से ना चिपक करके जो स्क्रीन है वो थोड़ा ऐसे है, तो उससे क्या होता है वो थोड़ा सा ऐसे ओवरले हो जाता है और उठ जाता है ऊपर की तरफ से, ये वाला 1 इंचेस ऊपर, तो बड़े आराम से वो भी हीट रिलीज करता है। मैं कोशिश करूंगा अगर मैं आपको अपने लैपटॉप की फोटो दिखा सकूं साइड में, हो सके तो प्रीफर करें साइड से जिसकी हीट निकलती हो, आप उसको प्रीफर करें। तो ये कुछ गाइड था, ये कुछ फैक्टर था जो आपको बहुत ईजी वे में मैंने आपको समझाया है कि ये सारी चीजों को आपको कंसिडर करना है। रैम 8 GB लेना है, लेटेस्ट जनरेशन का प्रोसेसर होना चाहिए, पुराने जनरेशन का ना हो, सस्ते के चक्कर में कोई आपको बेकार जनरेशन ना पकड़ा दे, बोले कि i7 है सिर्फ 30,000 में दे रहा हूं, ऑनलाइन आप देख रहे हो 60-70,000 1 लाख का मिल रहा है, तो भैया हो सकता है वो i7 आपको फर्स्ट जनरेशन दे रहा हो और वो फर्स्ट जनरेशन i3 के बराबर भी काम नहीं करेगा, ठीक है? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और बहुत डीप में समझ में आ चुका हो तो प्लीज इसको लाइक और कमेंट जरूर करें। मेरा गला बहुत ज्यादा दुख चुका है तो उसके लिए तो बनता है, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मेरे चैनल को प्लेलिस्ट को जाके देखें, मैंने प्रोग्रामिंग, वेब डिजाइनिंग, डेवलपमेंट बहुत कुछ आपको ऑलरेडी सिखा रखा है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।